यस बच्चों, लास्ट क्लास में नई बुक के हिसाब से इलस्ट्रेशन नंबर 7 तक हो गया था एज पर न्यू बुक। ओल्ड बुक के हिसाब से शायद एक पीछे चल रहा होगा तो 6 तक हुआ होगा, ठीक है। न्यू बुक के हिसाब से इलस्ट्रेशन नंबर 8 सॉरी बच्चों ध्यान देना, ए और बी पार्टनर है। अभी आज मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन करके लाए थे तो आई होप बुक तो अब सबके पास आएगी होगी, ठीक है। नई या फिर पिछले साल वाली, उससे पुरानी मत लेना। ए और बी पार्टनर है, 3:2 इनका रेशियो है। ए और बी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बच्चों? 3:2। और इन्होंने बिजनेस में कैपिटल लगाई है। कैपिटल कितनी लगाई है? 5 लाख और 2.5 लाख। कितनी लगाई है? 5 लाख और 2.5 लाख। कब लगाई है बच्चों कैपिटल? 1 अप्रैल। कब लगाई है? ऑन 1 अप्रैल। नेक्स्ट, ए को 10% कमीशन मिलेगा। ये भी कमीशन का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों सुनो बच्चों, ए को कमीशन मिलेगा तो ये तो खुद पार्टनर है, तो पार्टनर का कमीशन P&L में नहीं आएगा। पार्टनर का कमीशन तो एप्रोप्रिएशन में ही आएगा। किस में आएगा? एप्रोप्रिएशन में। तो बच्चों 10 ईच पार्टनर 10% कमीशन मिलेगा। सॉरी, ईच पार्टनर एंटाइटल 10% IOC, दोनों को IOC मिलेगी 10% IOC। कितनी मिलेगी? 10%। और अब कमीशन के लिए देखो, A इज एंटाइटल टू 10% कमीशन। अंडरलाइन करो, 10% कमीशन मिलेगा A को ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। इसको 10% कमीशन मिलेगा। कमीशन कितना मिलेगा इसको? 10%। और कैसे मिलेगा बच्चों? बिफोर चार्जिंग। कैसे मिलेगा? बिफोर चार्जिंग बच्चों, बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100, और आफ्टर चार्जिंग में हो जाएगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्या हो जाएगा? अब बी को भी कमीशन मिलेगा। नीचे देखो, बी इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8%। बी को 8% मिलेगा, 10 नहीं मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? अंडरलाइन करो, 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल को डब्बे में ले लो। इसको 8% कमीशन मिलेगा, और आगे लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। क्या लिखा हुआ है? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बच्चों? ऑल। अब इसका क्या मतलब है, क्या काम आएगा, वो अभी देखेंगे। नेक्स्ट, प्रिपेयर। इसका इनको नेट प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट के बिना क्वेश्चन शुरू ही नहीं हो सकता। नेट प्रॉफिट कितना हुआ है? 3 लाख। कितना हुआ है? 3 लाख। एक कमाल की बात बताता हूँ मैं आपको, 2 अटेम्प्ट पहले एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, अभी इसमें भी है, वो आएगा आगे। और उस क्वेश्चन में क्या था, ऐसे ही आपको डिटेल दे रखी थी कि IOC देनी है, कमीशन देना है, सैलरी देना है। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन इन्होंने इतना बढ़िया ट्रिक किया क्वेश्चन को कि मैं भी अगर एग्जाम दे रहा होता तो मेरे से भी पहली बार में एक गलती होती। हालांकि वो गलती मुझसे पकड़ाई में आ जाती, लेकिन ये गलती सब मैक्सिमम बच्चों से होती। क्या कि आपको पूछा था एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो मैं बनाता P&L एप्रोप्रिएशन। यहाँ लेता मैं क्रेडिट, यहाँ लेता मैं डेबिट, और यहाँ पे मैं देता IOC सैलरी कमीशन दे देता, और प्रॉफिट दे रखा था यहाँ पे 3 लाख। अब जब मैं IOC सैलरी कमीशन को प्लस करा तो 4 लाख हो रहा है। अब वो तो 3 लाख है और हो रहा है 4, तो ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट का केस है। किसका केस है? और इनएडिक्वेट प्रॉफिट का रूल ये है कि जितना प्रॉफिट हो उतनी ही दे सकते हैं। तो अब आप दे रहे हो 4 और प्रॉफिट अवेलेबल है 3, तो दे ही नहीं सकते। तो फिर वो क्वेश्चन बच्चों ने पूरा काटा। फिर क्या करना था? रेशो में देना था। फिर ए को IOC देनी थी, बी को सैलरी देनी थी, ए करनी थी, उनका रेशो बनाया। मान लो रेशो बना 3:7, तो जो 4 लाख आया उसको 3:7 में बांटा। लेकिन एक बार में तो गलती हुई ना। सर इस गलती से कैसे निजात पाए? क्योंकि आपकी, मेरी, सबकी, जितना भी बच्चा पढ़ रहा है उसकी यही आदत है कि वो इन्फॉर्मेशन पढ़ेगा, एप्रोप्रिएशन बनाना शुरू कर देगा, और वो टोटलिंग तो हमेशा बाद में ही करेगा। वो बाद में देखेगा कि IOC कितनी है, सैलरी कितनी है, टोटल करने के बाद फिर पता चलेगा कि वो तो प्रॉफिट से कम आ रहा है साला, और प्रॉफिट तो कम है मेरा। तो हमेशा एक ऑब्जर्वेशन पावर अपना इतना स्ट्रांग रखना कि क्वेश्चन को आंखों से स्कैन कर लेना,
रफ कैलकुलेशन में। जैसे रफ में मैं यहाँ देखूँ कि अगर 10% इसको आईओसी दी तो 50,000 हो रही है, और इसको 10% दो तो 25 हो रही है, तो 75,000 की आईओसी है, और 10% 8% का कमीशन है, तो कमीशन तो प्रॉफिट में से ही देना है, प्रॉफिट होगा तो ही तो कमीशन देना है, तो नहीं देना तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे एक सैलरी भी डाल देता और बोलता कि बी को सैलरी मिलेगी 50,000 पर मंथ, तो मेरा दिमाग क्लिक करना चाहिए कि 50 को 12 से करूंगा तो 6 लाख की तो सैलरी हो गई, और 6 लाख की सैलरी देने के लिए प्रॉफिट तो सिर्फ 3 लाख ही है। तो दिस इज द केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। ये किसका केस है? एंड आवर कैलकुलेशन विल टेक प्लेस अकॉर्डिंगली। फिर हम लोगों को उसी हिसाब से सॉल्व करना। ये अपना दिमाग एकदम तेज रखना, क्योंकि फिर मैं इसको करके काटता और सही करता तो फिर टाइम भी वेस्ट होता, पकड़ाई में तो आ जाएगी गलती, क्योंकि जब मैं इनको टोटल करूंगा तो पता चल जाएगा कि ये तो साला 4 हो रहा है और इधर तो सिर्फ 3 ही है। लेकिन हमें अपना ऑब्जर्वेशन इतना तेज बनाना है कि मैं गलती से नहीं सुधरूं, ठोकर खा के नहीं सुधरूं, ठोकर खाए बिना ही देख लूं कि ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट का केस है। क्या हम देख पाएंगे? आने वाले टाइम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो प्रिपेयर रहना, ठीक है। ये मेरे को अभी याद आया थोड़ा सा, तो इसमें से बता दिया। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हाँ भाई, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख ली है, पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़ो क्या क्या पूछा है। इसमें जनरल एंट्री करनी है, क्या करनी है, लेकिन अपन अभी प्रैक्टिस के लिए अप्रोप्रिएशन भी बनाएंगे। जनरल तो करेंगे ही करेंगे, अप्रोप्रिएशन भी बनाएंगे। तो पहले अप्रोप्रिएशन बनाते हैं, ठीक है। उसकी आदत पड़ी हुई है हमें, अप्रोप्रिएशन। यहाँ आएगा क्रेडिट, ये डेबिट। सबसे पहले 11 से 12 में आने की एंट्री, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन में लिखूंगा बाय, कितना प्रॉफिट है? 3 लाख। कितना है बच्चों? अगर कोई पी एंड एल की आइटम होती तो 3 लाख नहीं लिखता इधर, पी एंड एल की आइटम लेस करके लिखता, अगर कोई पी एंड एल की आइटम होती तो, ठीक है। अभी कोई पी एंड एल की आइटम नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। कोई भी पी एंड एल की आइटम, जैसे पी एंड एल की आइटम जैसे मैनेजर का कमीशन, रेंट, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, पार्टनर नहीं, सैलरी ऑफ, ऐसे कोई पी एंड एल की आइटम होती तो वो भी लेते, ठीक है। चलो, तो पहली एंट्री देख लो। एंट्री में नहीं करूंगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन हो रही है 3 लाख से, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। अब आईओसी देंगे, आईओसी देने की एंट्री, आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और फिर बंद करने की एंट्री, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू आईओसी। तो यहाँ पे लिखेंगे टू आईओसी। आईओसी किस किस को देनी है? एक और डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। 2.5 लाख का 10% कितना होता है? 25,000। आउटर कॉलम में 75। ठीक है मेरे बच्चों, अब टिक करते जाओ। कैपिटल हो गया, आईओसी हो गया। कमीशन, कमीशन देना है टू कमीशन। क्या देना है? ए को भी देना है और ए को भी देना। बच्चों ए के लिए तो बोला था 10% बिफोर चार्जिंग, तो बिफोर चार्जिंग का मैं कोई वर्किंग नोट नहीं बना रहा। बिफोर चार्जिंग का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, सीधे निकल जाएगा। तो ए का कमीशन कैसे निकलेगा? 3 लाख का प्रॉफिट है इनटू रेट अपॉन 100, तो कितना आएगा? 30,000। कितना आएगा? कहीं आ जाएगा 30,000। कितना जाएगा? सिंपल। अब बी में बोला है इसको 8% देना है, लेकिन कैसे देना है? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। यहाँ ऑल से कवि क्या कहना चाहते हैं? ऑल से ऐसे लिख सकता था ना, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ऑल क्यों लिखा? ऑल मतलब बी को जो कमीशन दिया जाएगा वो ए का कमीशन चार्ज करने के बाद और बी का खुद का कमीशन चार्ज करने के बाद। तो अब इसके कमीशन की कैलकुलेशन याद है कैसे होगी? आप पहले लिखोगे नेट प्रॉफिट जो कितना आया 3 लाख, और इसमें से पहले ए का कमीशन चार्ज करोगे, मतलब माइनस करोगे, लेस एज कमीशन जो कितना है 30,000। फिर कितना आएगा? और अब बी को कमीशन दोगे, तो बी को कमीशन दोगे 2,70,000 का 8%, क्योंकि इसकी रेट 8 है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग है तो रेट अपॉन 100 एंड रेट। तो ऑल कमीशन का क्या मतलब हुआ? ऑल का कि मैं दोनों का कमीशन चार्ज करूंगा। दोनों का कैसे करूंगा? ए का तो कमीशन मेरे पास अमाउंट में अवेलेबल है, तो मैंने अमाउंट में ही माइनस कर दिया। बी का खुद का कमीशन है, वो अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अभी आप लोग सब करते हैं, आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ था तो आप 8 अपॉन 108 ही करते, लेकिन आप किस पे लेते कमीशन? 3 लाख पे, जबकि लेना कितने पे है? 280 पे। क्यों? एक एक शब्दों का चयन बराबर करना, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है? ऑल कमीशन। ऑल मतलब दोनों का कमीशन चार्ज करने के बाद, ए का भी और, तो इसलिए मैंने प्रॉफिट में से पहले ए का भी कमीशन हटाया और फिर इस पे लगाया। अब इसको सॉल्व करो, ये 20,000 आएगा फिक्स, ठीक है। ये
108 और 270 कट रहे हैं क्या? हाँ, तो कट ही रहे होंगे, तुमने देख के बताया होगा 20,000। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा इसका कमीशन? 20, और 30 और 20 आउटर कॉलम में आएगा 50। अब देख लो प्रॉफिट कितना बचा है हमारे पास। हमारे पास प्रॉफिट 3 लाख था और ये दोनों को मिला के 1,25 हो रहे हैं, तो 3 लाख में से 1,25 हटा दें हम, 3 लाख में से 1,25 गए, कितने बचे? 3,75। कितने बचे? अरे सॉरी 1,75 है ना, तो 1,75 दोनों में बांट दो। 2 पार्टनर्स कैपिटल, ए में और बी में। 175 और रेशो में बांटना, रेशो कितना है? 3:2, मतलब 3/5 2/5। काट लोगे इसको। 5 की टेबल में 15 आता है 3 बार और 2 उधर गया 25 आता है 5 बार, तो ये 35 आएगा। 35 को 3 से करो 1,05,000 और 35 को 2 से करो 70,000। अकाउंट क्लोज। आराम से देख लो, जो चीज़ समझ में ना आए पूछ लो। क्लियर है? सबसे बढ़िया चीज़ क्या थी आज? ये वाली। रोज़ कुछ ना कुछ नया आएगा बस, बाकी पैटर्न तो वही रहेगा। वो आईओसी डेबिट में ही आती है, कमीशन डेबिट में ही आएगा, सैलरी डेबिट में ही आएगा, प्रॉफिट क्रेडिट में ही आएगा, आईओडी क्रेडिट में ही आएगी। रटा रटाया फॉर्मेट है वो कि वही चलता रहेगा, बस रोज एक आध चीज़ कुछ नई आएगी। आज नई चीज़ क्या आई अभी इस क्वेश्चन में? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। क्लियर है सबको? अब एक सवाल का जवाब देना अगर क्लियर है तो। क्या नाम है बेटा तेरा? सुधांशु। सुधांशु, अगर इसमें ऐसे लिखा हुआ होता, बराबर अंग्रेजी सुनना, मैं हिंदी अनुवाद नहीं करूंगा। ए विल गेट 10% कमीशन ऑफ ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। यही क्वेश्चन होता सेम, बी को देना है, लेकिन ऐसे लिखा हुआ होता कि बी विल गेट 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो मैं कैसे सॉल्व करता इसको? सोच समझ के जवाब देना, और जिसको समझ में आ गया वो हैंड रेस कर सकते हो। सुना सबने? लिख भी देते हैं कभी, ऐसे लिखा हुआ होता ए विल गेट 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ऐसे लिखा हुआ होता। बोल भाई बोल, सुधांशु जल्दी बोल, कैसे होता? और किस किस को आ गया समझ में? वाह यार, काफ़ी बच्चों को आ गया। हाँ मुझसे कैसे करता? सर आईओसी भी माइनस होगी। किस में से? नेट प्रॉफिट में से। वेरी गुड। अगर ऐसी लाइन लिखी हुई होती तो मैं नेट प्रॉफिट 3 लाख है ना, इसमें से पहले आईओसी भी माइनस करता, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग आईओसी है, तो 75,000 आईओसी के भी माइनस करता, तो कितने बचते? 225। फिर 225 में से 30 इसका कमीशन भी माइनस करता, तो कितने बचे? 195। फिर 195 पे मैं करता रेट अपॉन 100 प्लस रेट। समझ गए? वेरी गुड। चलो और कुछ इसमें खत्म ही है, तो एंट्री कर लो। बम चलो एंट्री करो। आईओसी की एंट्री क्या होगी? आईओसी टू ए बी, देखो हो रही है आईओसी टू ए बी। फिर पी एंड एल में आईओसी को बंद कर दो, बंद करने की एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू आईओसी, देखो हो रही है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू। अब कमीशन देने की एंट्री करो, कमीशन देने की एंट्री क्या होगी? कमीशन टू ए बी, देखो हो रही है कमीशन टू ए बी। कमीशन को बंद करो, पटको इसको, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू कमीशन, देखो हो रही है। और अब लास्ट एंट्री प्रॉफिट देने की, प्रॉफिट देने की एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, 1, 5 और 70, देखो लास्ट एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू ए टू बी, 1, 5 और 70। समझ गए बच्चों? अगले पे आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 9 इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये मैं जो रोज यहाँ समरी बनाता हूँ ना, अभी जब तक आप लोगों का कमांड नहीं आ जाता, आप एकदम परफेक्ट नहीं हो जाते, तब तक आप भी घर पे ये समरी बनाया करो, ठीक है? एग्जाम में मत बनाना, टाइम वेस्ट होता है। समरी बनाने का क्या मतलब है कि फिर मेरे को बार बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ता,
जो भी लिखा हुआ है सब मैंने ऊपर लिख दिया एक बार में, अब मैं डायरेक्ट आंसर कर सकता हूँ। लेकिन समरी इतनी परफेक्ट बनाना कि एक एक पॉइंट कवर होना चाहिए उसमें, ठीक है। चलो, ए और बी पार्टनर है, 2:1 रेशो है, कैपिटल इनकी 10 लाख और 5 लाख है। कितनी है? ए और बी पार्टनर है, PSR कितना है इनका 2:1 और कैपिटल कितनी है इनकी 10 लाख और 5 लाख। 1 अप्रैल को ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू IOC, सबको IOC मिलेगी। दो भाई IOC तो कितनी 8%, ठीक है। बी को सैलरी भी मिलेगी 10,000 पर मंथ, बी को सैलरी भी मिलेगी, तो सैलरी भी ले लो। सैलरी किसको मिलेगी? बी को। कितनी? 10,000 पर मंथ, ठीक है। और टुगेदर इसको कमीशन भी मिलेगा आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। कमीशन कितना मिलेगा इसको? 10% मिलेगा। और कैसे मिलेगा? आफ्टर चार्जिंग। कैसे मिलेगा? आगे नेट प्रॉफिट 6,60,000। अरे यार ये तो फालतू इंपॉर्टेंट लगा, सड़ा सा क्वेश्चन है तो हट, ये वो क्वेश्चन नहीं है, ये तो सिंपल है, हटाओ, इसको इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये वो उस वाली बुक में अभी इसी नंबर पे एक क्वेश्चन आएगा, वो इंपॉर्टेंट है, तो लल्लू सा है। करे इसको। क्या क्या पूछा इसने? प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएट। अब डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट तो बनेगा नहीं, तो हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन भी बना ही लेते हैं। और पहले P&L एप्रोप्रिएशन, इसमें सब चीज़ बिल्कुल ईजी है बच्चों। क्रेडिट डेबिट, सबसे पहले क्रेडिट साइड में आएगा बाय P&L। कितना नेट प्रॉफिट हुआ था? 6,60,000। यही हुआ था? कितना हुआ था? 6,60,000। बेटा वो वाली चीज़ हर क्वेश्चन में याद रखना जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताई। क्या? एक रफ कैलकुलेशन दिमाग में करना, स्कैन कर लेंगे क्वेश्चन को कि कहीं इनएडिक्वेट का केस तो नहीं है, ठीक है। कैसे स्कैन करेंगे? जैसे 10,000 पर मंथ है तो 1,20 की सैलरी हो गई, ये 8% है तो 80,000 और इसका 8% है तो 40। 80 और 40 1,20, 1,20 और 1,20 2,40 ही हो रहे हैं, ज़्यादा कुछ। लेकिन अगर मान लो ये 2,40 की जगह 12,40,000 हो रहे होते हैं तो हमारा प्रॉफिट तो 6,60,000 ही है। तो हमें समझ जाना था ये किसका केस है, आ सकता है, उसमें कुछ नहीं होता। उसमें इनका रेशो बना लेते हैं और उसके हिसाब से इनको बांट देते हैं, आएगा भी। ये 2,40 का रेशो बना लेते हैं, जैसे इसको 1,20 देने, इसको भी 1,20 देने, तो 1:1 का रेशो बन गया और बांट देते हैं। थ्योरी में पढ़ाई थी ना ये बात। क्यों सेम होगा बेटा? एक को IOC तू 1,20 दे रही है, एक को IOC 80 दे रही है, तो रेशो 12:8 बना, सेम का बना। कुछ भी बन सकता है रेशो, तो कुछ भी बन सकता है। चलो अब P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले क्या आएगा? IOC दे रहे हैं तो IOC आएगा 2 IOC, A को देंगे और B को। कितनी देंगे? 8%। कितना प्रॉफिट कैपिटल है? 10 लाख। 10 लाख का 8% 80,000। कितना होगा? 5 लाख का 8% 40,000। आउटर कॉलम में 1,20,000। IOC हो गई। और कुछ देना है? क्या देना है? सैलरी। सैलरी तो 2 सैलरी B को देनी है, बस। किसको देनी है? कितनी देनी है? 10,000 पर मंथ। कितनी देनी है? 1 लाख। स्पेशली एक बहुत बढ़िया पॉइंट बताऊं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन ऐसा ही आया एग्जाम में, सब कुछ ऐसा ही। ऊपर लिखा हुआ था दे हैव स्टार्टेड पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई। अब जिन्होंने जुलाई में पार्टनरशिप शुरू करी उसको 12 महीने की सैलरी थोड़ी मिलेगी, उसको सैलरी जुलाई से मिलेगी। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने की मिलेगी, 9 महीने की। और CBSE वाले क्या करते हैं, जब रिजल्ट आता, मतलब पेपर हो जाता है ना, चेकिंग हो जाती है, तो एनालिसिस डालते हैं कि किन किन बच्चों ने कहाँ गलती करी थी अलग अलग पेपर में। तो ये क्वेश्चन जब आया था तो उन्होंने डाला था 80% बच्चों ने 12 महीने की सैलरी दी थी जबकि 9 महीने की देनी थी। ये वो 20% बच्चा जो अलग होता है, ऑब्जर्वेशन, एक एक चीज़ को पकड़ना। ये छोटी छोटी चीज़ें जो तुम्हें बताता हूँ ध्यान रखना, ये सब पेपरों में आई हुई चीज़ें। कितनी छोटी सी चीज़ें, लेकिन आदत वही पड़ी हुई है इंटू 12। जहाँ पर मंथ देखा इंटू 12, ठीक है। क्योंकि हम पहली लाइन तो भगवान को वेट चढ़ा देते हैं। वो पहली लाइन में लिखता है ABC स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई। वहीं से पकड़ना था कि जब ये बिजनेस ही 1 जुलाई में शुरू हुआ है तो सैलरी कितने महीने की देनी है? 9 महीने। हम दे देते हैं, ठीक है। ये मत करना। 13 लाख बच्चों ने उस साल में एग्जाम दिया था, उसमें से 80% बच्चों ने ये गलती करी है।
तो 13 लाख में से 80% मतलब 10,40,000 बच्चों ने ये गलती करी है ना, और सिर्फ 2,60,000 बच्चों ने ये गलती नहीं करी। ठीक है, क्या हम उन 260 में होते हैं? कितने बच्चों को लगता है कि अगर हमने वो अटेम्प्ट दिया होता तो हम 9 महीने की ही लेते, आपके बिना बताए भी? जिसको लगता है वो हैंड रेज करो कि मैं पकड़ लेता सर, मैं 9 महीने की ही लेता। ऐसे बच्चे कितने हैं? 1 2 सालों तुम्हारे एक दूसरे को देख देख के ऐसे हाथ उठाते जा रहे हो तुम लोग। 1 2 3 4 5 6, चलो ठीक है। अब इसी तरह की एक चीज़ मैं अभी टेस्ट में दूंगा तुम्हें, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि इस क्लास में बैठा हुआ 95% बच्चा गलत करेगा उसको, 5% भी मैं मान के चल रहा हूँ शायद सही करें। इसी तरह की जो मैंने एक डेट वाली बात बोली ना, इसी तरह की एक चीज़ और दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है, और पहले से कह रहा हूँ ऐसी एक चीज़ दूंगा, कह के लूँगा तुम्हारी, ठीक है। तो टेस्ट दूंगा मैं तुम्हारा, एक ऐसी चीज़ दूंगा उसमें जिसमें ये डेट का लोचा है, जो भी सही करेगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट, जो भी सही करेगा। वो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो 11 साल के मेरे टीचिंग इतिहास में 95% बैच का बच्चा, 95 तो छोड़ो, किसी किसी बैच में तो पूरा 100% बच्चा उस क्वेश्चन को गलत ही करता है, ठीक है। वो तो मेरे को डिसाइड करने दो, चिलगुजे तेरे को तो एक पकौड़ी दे दूंगा बस रोज़ा खोलने के बाद, वो भी तू शायद पूरी नहीं खा पाएगा। चलो हाँ, ये 1/20 की सैलरी दे दी और 1/20 की क्या दे दी? आईओसी दे दी, और आईओडी तो है नहीं इसमें, कमीशन देना है, कमीशन लो 2 कमीशन। कमीशन कितनी कितनी देनी है? ए को और बी को। ए का तो कोई है ही नहीं रेट, सीधे किसको देनी है? तो बी को दे दो, और है भी सिंपल आफ्टर चार्जिंग है, तो बस ये वर्किंग नोट मत बनाओ, यही कर दो कैलकुलेशन। कितना प्रॉफिट है? 6 लाख, और आफ्टर चार्जिंग है तो 10/110, ठीक है बच्चों, 10/110। 0 से 0 कट गया, 11 से 66 6 बार कटा, तो 60,000 कमीशन आ गया। कितना आ गया? 60,000 बस। और अब जो प्रॉफिट बचेगा पार्टनर में बांट दो, 2 पार्टनर्स कैपिटल। टू पार्टनर्स कैपिटल, किस किस में? ए और बी में। करो टोटल, 1/20 और 1/20 2/40, 2/40 और 60 3 लाख, और उधर हो रहे हैं 6/60 में से 3 लाख जाएंगे, कितने बचे? 3,60,000। और PSR क्या है इनका? 2:1, मतलब 2/3 1/3। काट पीट लो, 3 की टेबल में 36 कटेगा, कितनी बार? 12 बार। 12 2 जा और 12 1 जा 12। चेक इट आउट, 2/40 और 1/20 आ गया। इसमें अब कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, ये बन गया ना, सब बन गया, फिर उठा के पटकना है कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट इसने क्या प्रैक्टिस के लिए दोनों बनवाए हैं, फिक्स भी मानो और फ्लक्चुएटिंग भी मानो। फिक्स में 2 बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनेगा, कैपिटल अकाउंट। तो पहले अपन बनाते हैं कौन सा वाला? कैपिटल फिक्स्ड हो, एंट्री बार बार नहीं करेंगे, टाइम पास। अभी पिछले क्वेश्चन में एंट्री करी थी, एंट्री कुछ चेंज थोड़ी होगी, 50 बार भी करूंगा तो सैलरी देने की वही एंट्री होगी, सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल। आईओसी देने की वही एंट्री होगी, आईओसी टू। बंद करने की भी वही एंट्री होगी, P&L अप्रोप्रिएशन टू आईओसी, P&L अप्रोप्रिएशन टू सैलरी, ठीक है। सैलरी एंट्री में कोई फर्क आएगा ही नहीं, अमाउंट की कैलकुलेशन है बस जो कुछ है, ठीक है। चलो अब कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो 2 अकाउंट बनते हैं, फिक्स में 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और एक। तो आपको समझाया था मैंने कि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आती है ओपनिंग वाली, और अगर हम और कैपिटल लाते हैं तो बाय बैंक, और कैपिटल निकालते हैं तो टू बैंक। सिर्फ कैपिटल आती है और कुछ भी, बाकी आईओसी वगैरह सब किस में जाता है? करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में देखो सिर्फ कैपिटल आई होगी बाय बैलेंस BD। कितनी कैपिटल? 10 लाख और 5 लाख। कितनी? 10 लाख और 5 लाख आ रही है। और बाकी सब कुछ कहाँ आ रहा होगा? करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में क्या क्या आ रहा होगा? यहाँ से ले लो, बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय कमीशन और बाय P&L एप्रोप्रिएशन। देखो आ रहा है, जो भी पार्टनर को मिलता है सब क्रेडिट में। कहाँ? क्रेडिट में। देखो क्रेडिट में आ रहा है बाय सैलरी, बाय आईओसी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट, और बैलेंस आ जाएगा दोनों का 3/20 और 3/40। कितना बैलेंस आ जाएगा? ये कब होगा? जब पार्टनर्स की कैपिटल
फिक्स्ड हो तो दो अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। एक छोटी सी चीज और याद रखना, जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड हो तो आप ये सब चीजें कहां डालोगे? करंट अकाउंट में। तो एंट्री में भी करंट लिखना। जैसे आप एंट्री करते हो आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, वहां कैपिटल मत लिखना, फिर क्या लिखोगे? आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट। जहां डाल रहे हो वही तो लिखूंगा एंट्री में। लेजर किससे बनते हैं? एंट्री से बनते हैं। एंट्री में भी करंट लिखूंगा क्योंकि लेजर में भी किस में डालना है? करंट। याद रखोगे ये बात? तो मतलब रूल क्या बना, जब भी पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड हो तो आप आईओसी, सैलरी, कमीशन वगैरह जो कैपिटल अकाउंट में डालते हो वो किस अकाउंट में डालोगे? करंट अकाउंट में। और ये बात आप एंट्री में भी ध्यान रखोगे, एंट्री में भी क्या लिखोगे? करंट अकाउंट लिखोगे। गलती मत करना, क्या लिखोगे? करंट अकाउंट। समझ गए बच्चों? क्लियर है? जतिन क्या बोला मैंने? किसमें है? कैपिटल डालेंगे, करंट अकाउंट लिखेंगे। कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लिखेंगे। कौन सी एंट्री में? जितनी भी एंट्री करेंगे हम, आईओसी देंगे तो उसमें भी ये लिखेंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, प्रॉफिट देंगे, सब में जहां जहां कैपिटल लिखते हैं वहां कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट। कब? व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। जब कैपिटल्स क्या होंगी? फिक्स्ड। बढ़ो आगे बढ़ो, चलो। अब जब फ्लक्चुएटिंग होगी तो बन जाएगा। फ्लक्चुएटिंग में क्या फर्क आएगा? आपने यहाँ पे लिखा है बाय बैलेंस बीडी बस कैपिटल का, बाकी सब इधर लिखा है बाय आईओसी, बाय सैलरी। लेकिन जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होंगी तो ये बाय बैलेंस भी इधर ही लिखना है, बाकी सब इधर ही लिखना है। तो देखो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहले बाय बैलेंस बीडी आ रहा होगा, अगले पेज पे आ रहा है बाय बैलेंस बीडी, फिर बाय सैलरी, बाय आईओसी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट, सब कुछ सेम है। और बैलेंस क्या आएगा? जितना पहले बैलेंस आया था उसमें कैपिटल और ऐड हो जाएगी। जैसे पहले वाले में करंट अकाउंट में बैलेंस कितना आया था? 320 और 340, कितना आया था? अब इसमें 320 में 10 और जुड़ जाएंगे तो 1320 हो जाएगा। देखो कितना हो गया? हो रहा है 1320। और उसकी 340 आई थी, 340 में 5 और जुड़ जाएंगे कैपिटल के, तो 840 हो जाएगा। हो रहा है 840, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं आता, बस कैपिटल फिक्स होती है तो दो अकाउंट बनते हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग होती है तो एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? हाँ, इस वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, 10th, और तुम्हारी बुक में ये 9 होगा। इसमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त है। देखो ए बी सी पार्टनर है, इनका रेशियो, इनकी कैपिटल है 60,000, 60,000, 80,000, ठीक है। तो ए बी और सी, ठीक है बच्चों, 60, 60, 80। और इनका करंट अकाउंट है 10, 5 और 2। इनका करंट अकाउंट का भी, ये तो कैपिटल का बैलेंस है, और किसका बैलेंस है? करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट में कितना है? 10, 5 और 2 के आगे कुल लिखा हुआ है गौतम, गौतम ही है ना? योगेश, सॉरी गौतम 2 है। हाँ योगेश, ये डेबिट का क्या मतलब हुआ बेटा? डेबिट लिखा हुआ है, इसमें डेबिट लिखा हुआ है करंट अकाउंट में, क्या मतलब हुआ इसका? वेरी गुड, ड्राइंग ज़्यादा है। मैंने तुम्हें कंसेप्ट पढ़ाते वक्त बताया था करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो जाता है। डेबिट कब होता है? जब आपका क्रेडिट साइड डेबिट साइड, आपका डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा हो। तो डेबिट में क्या आता है? ड्राइंग आती है, तो मतलब आपने ड्राइंग ज़्यादा कर ली है। मैंने कहा भी था कि हमारे अंदर मेरी हो जाती है अक्सर क्या? ड्राइंग। जैसे इस साल अभी हमारा करंट कैपिटल अकाउंट बना नहीं है, मार्च अभी खत्म नहीं हुआ, हो गया आज खत्म, आज क्या है? कल हो जाएगा, कल मार्च खत्म होगा, कल हम अकाउंट्स देखेंगे हमारे, परसों देखेंगे, 2-4 दिन में फाइनलाइज करेंगे। तो मेरी कैपिटल हमेशा जितनी आती है ड्राइंग उससे ज़्यादा हो जाती है। जैसे अगर मान लो मसलन इस कोचिंग से मुझे प्रॉफिट हुआ 7 लाख रुपए का, तो मैं लिखता हूँ बाय P&L एप्रोप्रिएशन 7 लाख। हम आईओसी वाईओसी तो लेते नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल, अच्छे से समझ में आना चाहिए सब चीज़। बाय P&L एप्रोप्रिएशन हम लिखते हैं 7 लाख मेरी कैपिटल में। लेकिन इस साल मैंने ड्राइंग कर ली 8 लाख, तो मैं यहाँ 2 ड्राइंग लिखूंगा 8 लाख। तो 8 ज़्यादा है 7 कम है, तो मेरा बैलेंस नेगेटिव चला गया। डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस।
तो हम तीनों में मेरा अक्सर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और हम तीनों का ये मानना है कि उस पार्टनर का बैलेंस हमेशा नेगेटिव होता है जिसके हाथ में कैश होता है। कुछ साल पहले अकाउंट्स मुर्जा सर देखते थे तो उनका बैलेंस नेगेटिव चला जाता था। अभी कुछ सालों से अकाउंट्स मैं देख रहा हूँ तो मेरा बैलेंस नेगेटिव चला जाता है, क्योंकि कैश की एक टेंडेंसी है, ये जितना होगा उतना खर्च होगा। तो जिसके हाथ में हिसाब होता है उससे कैश भी ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है, ज़्यादा खर्च होता है तो उसकी ड्राइंग भी हमेशा क्या आती है, ज़्यादा आती है, तो उसका कैपिटल का बैलेंस नेगेटिव चला जाता है कई बार, ठीक है। चलो अब अकॉर्डिंग टू डीड अंडरलाइन करो 10% ऑफ प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 10% पैसा हम किस में डालेंगे, जनरल रिजर्व। क्या लिखा हुआ है सी में, ए और बी में तो लिखा हुआ ही नहीं है कुछ, सिर्फ किसका है, सी का। एक बात और बोलूं मैं तुम्हें, तीनों का कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। बोलो क्यों? करंट अकाउंट में बोल रहा हूं, करंट अकाउंट तीनों का नेगेटिव हो सकता है? वैलिड आंसर देना, लॉजिकल आंसर। क्यों? भाटे मत फेंकना। हाँ, जो पैसे अपन लगाते हो तो कैपिटल में जाता है ना, कैपिटल को नेगेटिव नहीं बोल रहा मैं, करंट अकाउंट में बोल रहा हूँ। करंट अकाउंट तीनों का नेगेटिव हो सकता है, ए बी सी तीनों का नेगेटिव। इसमें कैपिटल जाती ही नहीं है, इसमें तो आईओसी जाता है, सैलरी जाता है, कमीशन जाता है। मैं कह रहा हूँ तीनों का नेगेटिव हो सकता है कि नहीं, पहले ये बताना और फिर रीजन देना। तीनों का नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर कैपिटल देखो सुनो, तीनों नेगेटिव कैसे होंगे? अगर मान लो आपने और कुछ नहीं किया, आईओसी वगैरह कुछ भी, एकदम ध्यान से सुनना है ये सब। क्या कई बार बच्चे बोलते सर आप 12th के लेवल से थोड़े आगे चले जाते हो, सबको सीए थोड़ी करना होता है, ठीक है, लेकिन ये आदत है, अब क्या करें, 11 साल से चेंज नहीं होती है। कई बार क्या होता है, कुछ कंसेप्ट ऐसा भी होता है कि 12th तक सीमित रखना पड़ता है उसे, लेकिन मैं मुर्सा हम सीमित नहीं रख पाते, ठीक है, आगे की भी कुछ चीज़ें बताते हैं, लेकिन मज़ा आता है, अकाउंट्स इसी तरीके से पढ़ी जाती है, सुनना बराबर है। 9 लाख अगर हम तीनों ने कमाए तो मैंने लिखा बाय P&L 3 लाख 3 लाख 3 लाख। अब एक जने 4 उठा लेगा तो वो ड्राइंग लिखेगा 4, तो उसने जो 1 लाख ज़्यादा उठाया है वो किसी और 2 जनों के हिस्से का उठाया ना। तीनों ने ही 4-4 लाख उठा लिया, तो 4 4 4 12, प्रॉफिट ही 9 था, 12 कहाँ से उठा लिया, है ही नहीं उधर तो जितना है ही नहीं उतना कैसे उठा लोगे? तो एक की नेगेटिव वो समझ में आता है क्योंकि उसने दूसरे के हिस्से का खा लिया, लेकिन तीनों ने नेगेटिव कर दी तो तीनों ने किसके हिस्से का खाया, इतना तो प्रॉफिट ही नहीं था। तो अगर मान लो मेरी P&L में ना तो आईओसी है, एप्रोप्रिएशन में ना तो आईओसी है ना सैलरी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट है 9 लाख का, तो मैं उसकी एंट्री क्या करूंगा, बाय P&L एप्रोप्रिएशन 3 लाख 3 लाख 3 लाख। अब मैंने को ड्राइंग करनी है तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 ड्राइंग, 4 लाख 4 लाख 4 लाख, तीनों ने नेगेटिव कर ली, तो ये तो 12 हो गए और प्रॉफिट ही 9 हुआ था, तो 9 के प्रॉफिट में 12 कैसे उठा लिया तुमने? ज़्यादा तो उठा ही नहीं सकते, एक उठा सकता है ज़्यादा क्योंकि उसने दूसरे के दोनों के हिस्से का उठा लिया होगा, तीनों कैसे ज़्यादा उठा सकते हैं? और तीनों भी अगर ज़्यादा उठा रहे हैं तो इसका मतलब तुमने धंधे में से कैपिटल भी निकालनी तुम्हें करंट अकाउंट में से था, लेकिन तुमने धंधे में से जो कैपिटल लगा रखी थी वो भी निकाल ली। चलो अंडरलाइन करो, आईओसी मिलेगी इनको 5% और सी को सैलरी मिलेगी 12। आईओसी मिलेगी इनको कितनी? 5% और सैलरी सिर्फ किसको मिलेगी? सी को। कितनी? पर एनम है, पर मंथ है। अब यहाँ देखो ये लोग प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, इनका प्रॉफिट बांटने का तरीका नायाब है, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क लगवाया इसको। ये प्रॉफिट कैसे बांटते हैं बराबर सुनना। पहले 20,000 तो ये कैपिटल के रेशो में बांटते हैं। किस रेशो में बांटते हैं? अगले 30,000 ये 5-3-2 में बांटते हैं। किस रेशो में बांटते हैं? और बाकी का पैसा ये इक्वल बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? इसलिए यहाँ इनका कोई रेशो गिवन ही नहीं था, क्योंकि इनका एक फिक्स रेशो नहीं है। ये कुछ प्रॉफिट को एक अलग रेशो में बांटते हैं, कुछ प्रॉफिट को एक अलग रेशो में बांटते हैं और कुछ प्रॉफिट को कुछ अलग रेशो में बांटते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा कभी होता नहीं होगा, ये क्वेश्चन बनावटी है, ठीक है।
कोई अगर अपना रेशो ऐसा रखना चाहे तो रख सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि यार मुझसे 12 लाख का प्रॉफिट हुआ ना, तो वो तो अपन तीनों इक्वल बांटेंगे 4-4 लाख, लेकिन 12 लाख से ऊपर हुआ ना तो फिर मैं ज़्यादा लूँगा, ठीक है। तो क्यों भाई, तो मैं बोलूँगा मैंने उस समय एफर्ट ज़्यादा लगाए होंगे। तो ये कैसे पता चल रहा है तेरे को कि तूने 12 लाख के ऊपर ही एफर्ट ज़्यादा लगाए हैं, उसके नीचे नहीं लगाए हैं कुछ? ये क्या बोले जैसी चीज़ है। रेशो ज़्यादा लेना है शुरू से ज़्यादा ले, कम लेना है शुरू से कम ले, इक्वल लेना है शुरू से इक्वल ले। ये कौन सी बात है, इतने प्रॉफिट तक तो इतना लेंगे, इतने प्रॉफिट तक इतना लेंगे और उसके ऊपर प्रॉफिट हो तो इतना लेंगे, ठीक है। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब आगे देखो, प्रॉफिट हुआ है आपको 180 का, कितने का प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ आपको 180। आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बनाया एप्रोप्रिएशन, देखो इधर P&L एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले तो इसमें 10% पैसा जनरल रिजर्व में डालना है। किस में डालना है? अब रूल ये होता है बेटा कि जनरल रिजर्व में आप पैसा डाल रहे हो तो पहले आप बताओ मुझे कि वो एप्रोप्रिएशन में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि IOC सैलरी है तो सब एप्रोप्रिएशन में आती है। जनरल रिजर्व में पैसा डाल रहे हो आप, जनरल रिजर्व मतलब ऐसे ही एक रिजर्व बना रहे हो आप कि मुसीबत के समय में काम आएगा, तो उसमें कितना डाल रहे हो आप? 10% डाल रहे हो। कितना डाल रहे हो? 10%। बताओ भाई सिद्धि, ये जनरल रिजर्व कहाँ आना चाहिए, P&L में कि P&L एप्रोप्रिएशन में? 2 ही अकाउंट है मेरे पास, P&L में आना चाहिए। बोलो भाई, P&L में आना चाहिए। और किसी का कोई और व्यू? हाँ बालक, एप्रोप्रिएशन में आना चाहिए। एक बच्चे एप्रोप्रिएशन बोला है, तू बोलो गुरदीप बाबू, तू बोल मुर्सा, P&L में आना चाहिए। गुरदीप बोलना जल्दी बोल, P&L में ही आना चाहिए। तू बोल P&L में आना चाहिए। तू बोल आर्यन, एप्रोप्रिएशन में आना चाहिए। रीज़न? ये हमारे लिए खर्चा नहीं है। जनरल रिजर्व में जो पैसा डाला है वो आगे चल के पार्टनर को ही तो मिलेगा। किसको मिलेगा ये पैसा? किसी थर्ड पर्सन को दोगे क्या तुम्हें? अगर तुमने जनरल रिजर्व में पैसा डाल दिया तो किसको दोगे? किसी थर्ड पर्सन को दोगे क्या? आपका ही तो पैसा है ये। वो तो बस आज आप बांटना नहीं चाहते, कल बांटना चाहते हो, परसों बांटना चाहते हो, मिलेगा तो आपको ही ना। तो ये एप्रोप्रिएशन में ही आएगा, P&L में नहीं आएगा। हाँ बेटा, कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। अभी किसी को मिला थोड़ी है, मिलेगा तब कैपिटल अकाउंट में आएगा, अभी सिर्फ एप्रोप्रिएशन में आएगा। तो यहाँ लिखो टू जनरल रिजर्व, पहले यहाँ लिखो बाय P&L नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट? 180, उसका 10% डाल दो, 18 लाख। 180 का 10% 18 लाख, 18,000। और क्या क्या मिलेगा? IOC मिलेगी। IOC दे दो A को, B को, C को। कितनी मिलेगी? 5%। 60,000 का 5% 3,000, 60,000 का 5% और 80,000 का, तो 3 और 3 6 और 4 10,000। बराबर देखते चलना है। 10 आ गया, IOC आ गई, जनरल रिजर्व आ गया। और क्या देना है? टिक करते जाओ। ये हो गया सैलरी। किसको मिलेगी? कितनी? अब 2 मिनट मेरी बात कान खोल के सुन लो। खोलिए कान, सुन रहे हो? नॉर्मल क्वेश्चन होता तो तीनों खर्चों को प्लस करता, 180 में से माइनस करता खर्चे और इनके रेशो में बांट देता। लेकिन इसमें ऐसा, इसमें 3 हिस्सों में बांटना है। तो पहले मैं देखूं प्रॉफिट आया कितना है। 18 और 12 कितने होते हैं? 30। 30 और 10 टोटल प्रॉफिट 180 का है। 180 में से 40 जाएंगे तो 140 बचेंगे। कितने बचेंगे? और 140 दिमाग में रखना, उसको बांटना है। तो एक टेबल बनाता हूं मैं, किस किस में बांटना है, A, B और C। और अब वो प्रॉफिट वाली लाइन पढ़ो कि कैसे बांटने को बोला था। ठीक है, सबसे पहले बोला था 20,000 को तो कैपिटल में बांटना। 20 को कैसे बांटना? तो यहाँ देखो 20,000 को बांटेंगे कैपिटल में। कैपिटल का रेशो है इनका 6, 6, 8 और काटेंगे तो 3, 3, 4। तो किस रेशो में बांटना है? 3, 3, 4। किस रेशो में बांटना है? फिर आगे पढ़ो। आगे बोला था अगले जो 30,000 है, अगले 30,000 उसे कैसे बांटना है? 5, 3, 2 में। तो कैसे बांटना है? 5, 3, 2। प्लीज बोर्ड पे से नजर मत हटाना। 5, 3, 2। और बोला था बचे हुए रिमेनिंग। तो अभी आपका प्रॉफिट था 180, खर्चे हटाने के बाद बटा था 140,
140 में से 50 का तो निपटारा हो गया, तो अब कितने बचे? 90। तो 90 को कैसे बांटना है? इक्वल 1:1:2। तो इसमें सबसे इजी 90 ही है। 90 को इक्वल बांटो पहले। 30, इनको भी बांटो। 20,000 को 3 3 4 में बांटो। 3 और 3 6 और 4 10। तो 20,000 का 3/10, तो 10 से 20 कटेगा 2 बार, तो 2 को 3 से करो 6 6 8। ये भी सिंपल हो गया। 6 6 और अगले कितने हैं? अगले भी 30 है। उसको कैसे बांटेंगे? 5 3 2 में। 5 3 2 10 हो गए। तो 30,000 का 5/10, 10 से 30 कटेगा 3 बार, तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है, कैलकुलेशन अच्छी है आपकी सबकी। 15 और 6 कितने होंगे? 21, 21 और 30 कितने हो गए? 51। 9 और 6 15, 15 और 30 8 और 6 14, 14 और 30। अब इसको इधर लिख दो। 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल में नहीं जाएगा क्योंकि करंट है, करंट में जाएगा ABC। इसको मिलेंगे 51, इसको मिलेंगे 45, इसको मिलेंगे 44। आउटर कॉलम में 1 40। अकाउंट क्लोज, अकाउंट क्लोज। और यहां लिख दो एज पर वर्किंग नोट 1। एग्जाम में एक एक चीज बराबर लिख के आना। क्या लिख दो? कहां बनाया हमने? इधर। जबरदस्त क्वेश्चन था। एनी समस्या? क्या अच्छा पढ़ा? इसमें क्या नया पढ़ा कि हमने आईओसी दे दी, सैलरी दे दी, प्रॉफिट में से सब हटा दिया, प्रॉफिट बचा 140। 140 को हमें रेशो में बांटना चाहिए था, लेकिन भाई ने बोला 1 रेशो नहीं है, 3 रेशो है, तो 3 बार बांटा। कैसे बांटा? पहले 20 को तो ऐसे, ये क्वेश्चन में गिवन था। अगले 30 को, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। रिमेनिंग हमें नहीं पता था, तो हमें पता चल गया 140 का प्रॉफिट है। 20 बांट दिया, 30 बांट दिया, तो 50 बांट दिया, तो अब 90 बचा। तो 90 को कैसे बांटना था? इक्वल बांट दिया। बोलो यशस्वी। गलती से आधा नंबर। हाँ, तो तू लिखेगी मतलब? नहीं, कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला ही नहीं है इसने। बोल अकाउंट बनाने को बोलता तो करते। सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन बनाने को बोला था, हमने बना दिया। क्लियर है? चलो बाकी कल देखते हैं। धन्यवाद। बंद कर दो भाई। ये वाला क्वेश्चन सुनो, रुक। ये वाला क्वेश्चन जब कल करके लाओ अनसोल्ड। अब कल तो संडे है, छुट्टी है, मंडे को आओगे तो स्टॉप वॉच करके करना। मेरे को दिखाना टाइम कितना लगा इसमें। कौन से वाले में? 10 में। जिसकी बुक में 10 है तो 10, 9 है तो 9। ठीक है, स्टॉप वॉच के साथ करना। मेरे को टाइम देखना है इसमें कितना लगा। क्लियर है? स्टॉप वॉच रख के करके लाओगे। एक एक को बोल रहा हूँ। बंद कर दो।